अगर आपको लगता है कि शैतानी आत्माएं सिर्फ पुरानी हवेलियों, सुनसान कब्रिस्तानों या पानी के अंदर मिलती हैं, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। जरा सोचिए क्या होगा अगर एक 300 की स्पीड से दौड़ती हुई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ही आपके लिए एक बंद मेटल का कॉफिन बन जाए। ऐसी ट्रेन जिसमें कोई ब्रेक ना हो, क्योंकि उस ट्रेन को चलाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद नर्क का राजा है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी है सिस्टर लू पे। आज हम इसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जिसके सामने एक आदमी खड़ा था जो बार बार पंछी की तरह फड़फड़ा के एकदम से गायब हो जाता था। ये बच्ची दीवार पे उस पंछी की डरावनी परछाई देखती है। वो आदमी अब ठीक इसके सामने आता है जो इसी लड़की का पिता था। इस चीज ने लू के अंदर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि आज भी वो इस डरावने सपने को देखकर डर के उठ जाती है। वो छोटी बच्ची अब सिस्टर बन चुकी है, यानी सिस्टर लू। नन होने के बावजूद लू का आस्था और भगवान से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था। साथ ही लू वो सब चीज करती है जो एक नन को नहीं करनी चाहिए। वो बिस्तर से दो अनजाने आदमियों के साथ बिना कपड़ों के सोकर उठती है जिसके साथ उसने संबंध बनाए थे। आसपास शराब की बोतलें थी और ड्रग्स पड़ी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लू अपने मेंटर और वेटिकन के सबसे सीनियर एग्जॉर्सिस्ट फादर नोवाक के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन में सफर करने के लिए चढ़ जाती है। कहीं और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में एक वुडन बॉक्स देती है और उससे कहती है कि वो उसे ट्रेन में ही खोले। गैब्रियल हाल ही में इस लड़की से मिला था। गैब्रियल वो गिफ्ट से काफी खुश था और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, गैब्रियल भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। यहाँ उसकी मुलाकात लू से होती है। आखिरकार गैब्रियल को अपनी सीट पर बैठकर उस बॉक्स को खोलने का मौका मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है उसके अंदर से अजीब और डरावनी मूर्ति निकलती है। उत्सुकता में आके जैसे ही वो उस मूर्ति को छूता है उसकी उंगली कट जाती है। तभी पास खड़ी बच्ची सोफिया उसे अचानक बोलती है कि ये नर्क के राजा एस्मोडियस का स्टैचू है। कहा जाता है कि एस्मोडियस 72 लीजेंड्स ऑफ डीमंस को कंट्रोल करता है और हेल के 7 डेडलीस्ट सिन में से लस्ट, भोग और हवस पर भी राज करता है। ये खासकर उन लोगों को सजा देता है जो शारीरिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। ये सुनकर गैब्रियल अंदर तक हिल जाता है क्योंकि जिस लड़की ने उसे गिफ्ट दिया था उसे मिले हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे और वो लोग ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं। तभी पीछे से सोफिया की नैनी नान आती है जो उस बच्ची को वहाँ से ले जाती है। डर के मारे गैब्रियल स्टैचू को वापस रख देता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो जो लाया है वो कितना खतरनाक है। तभी डिब्बे में रखे डीमन के स्टैचू की आंखें चमक जाती हैं, यानी अब वो बाहर आने वाला है। और इसकी शुरुआत खिड़की के बाहर एक कौवे से होती है जो काव काव करते हुए लगातार आके वहाँ बैठ रहा था। पर ट्रेन में बैठे यात्रियों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि एक सदियों पुरानी भयानक डीमन एंटिटी जाग चुकी है। ट्रेन के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि सिस्टर लू और फादर नोआ के बीच में बहस चल रही होती है। सिस्टर लू को हमेशा लगता था कि हर किसी ने उसे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी। फादर नोआ हालांकि उसे समझाते हैं कि उसके पिता ने उसे छोड़ा नहीं था और वो चाहते हैं कि लू अपनी खोई हुई फेथ वापस ले आए। पर सिस्टर लू वहाँ से निकलने का बहाना बनाती है। बाहर निकलने पे वो विकी नाम की एक औरत का सूटकेस उठाने में मदद करती है। इसी के साथ ये दोनों ड्रिंक्स करने चले जाते हैं। बातों बातों में लू वेटिकन के पुराने और सख्त नियमों के बारे में बताती है कि वेटिकन के रूल के हिसाब से सिर्फ मर्द या एक्सॉर्सिस्ट बन सकते हैं। जब ये आपस में बातें कर रही थी तो लू की नजर लुइस नाम के एक आदमी पे पड़ती है जिसने वहाँ के 2 लोगों की पॉकेट मारी थी। ये देखकर लू उसे वॉलेट वापस करने को कहती है वरना वो कंडक्टर को बता देगी। डर के मारे लुइस ने वॉलेट वापस कर दिए थे और वो वॉलेट सिस्टर लू ने कंडक्टर को दे दिए थे। पर दोस्तों, इस बीच पीछे बैठे गैब्रियल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो दर्द से तड़पते हुए अपने हाथों से अपने घुटनों को कसकर पकड़ लेता है और दोस्तों देखते ही देखते उसके नाखून का रंग काला हो जाता है, यानी शैतान का असर शुरू हो चुका था। ठीक उसी समय रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य आता है। ट्रेन के बाहर पक्षियों का पूरा झुंड पागलों की तरह ट्रेन की खिड़की से आके लगातार टकरा रहे थे जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और उनका खून खिड़कियों के शीशे को पूरी तरह से लाल कर देता है, जो कि एक बुरा शगुन था। कंडक्टर तुरंत यात्रियों को बताता है कि ट्रेन पक्षियों के झुंड से टकरा गई है जिससे डाइनिंग कार में दरारें आ गई और अब क्रू अगले स्टेशन पे जांच के लिए ट्रेन रोकेगा। वहीं ट्रेन में बैठा एक और यात्री एडविन सोफिया को ज्ञान देता है कि पक्षी नेचर के अलार्म सिस्टम होते हैं और किसी बड़ी आपदा से पहले वो झुंड में ऐसे टकराते हैं। दूसरी तरफ घबराई लू फादर नोवाक को पक्षियों के झुंड के बारे में बताती है। साथ ही वो एक शॉकिंग बात भी फादर को बताती है कि उसकी रूह कांप गई थी क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसने खिड़की पे काले कौवा के ऊपर एक डरावना चेहरा देखा था।
सोफिया यहाँ सबको बताती है कि ट्रेन को अगले स्टेशन पे रुकना था, पर ट्रेन रुकी नहीं बल्कि उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये बात जब लू को पता चलती है तो नोवाक उसे क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए भेजते हैं ताकि वो सबको चेक कर सके। लू जब ड्राइवर के कैबिन की तरफ जाके दरवाजा खोलने वाली होती है तो उसकी नजर फर्श पे पड़े हुए खून से सने वॉकी टॉकी पर जाती है। डर के मारे लू नोवाक को बताने के लिए भागती है, पर वो गायब हो चुके थे। वो तुरंत विकी और उसके बॉयफ्रेंड डेविड को मदद के लिए बुलाती है। डेविड बटन दबा के अंदर के ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। फाइनली विकी दरवाजा खोलती है। डेविड जब अंदर देखता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। सामने का शीशा पूरी तरह टूटा हुआ था और कंट्रोल पैनल खून से सना हुआ था और एक मैकेनिकल आवाज लगातार तेज रफ्तार की वार्निंग दे रही थी। ये खौफनाक नजारा देख के डेविड इतना डर जाता है कि उसकी हालत हार्ट अटैक जैसी हो जाती है। विकी रोते हुए लोग को बताती है कि डेविड को दिल की बीमारी है जो डरने पे बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कैबिन में स्पीड कंट्रोल करने वाला रोडेट लेवल टूट चुका था, जिसका सीधा मतलब था कि उसे रोका नहीं जा सकता। सिचुएशन देखते हुए लू डेविड को विकी के साथ वापस डिब्बे में भेज देती है ताकि यात्रियों में पैनिक न फैले। इसीलिए तीनों सबसे झूठ बोलते हैं कि क्रू ने किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबको ट्रेन के पीछे के हिस्से में जाने को कहा है, क्योंकि इमरजेंसी में बफर की वजह से पीछे का हिस्सा ही सेफ रहेगा। सिस्टर लू को फादर नोआक को ढूंढना था। चलते चलते वो एक डिब्बे में पहुंचती है जहां रोशनी काफी कम थी, मानो कोई दूसरी ही दुनिया। सिस्टर लू की जब आंख खुलती है तो वो पुराने डिब्बे में पहुंच जाती है, पर साइकिक कनेक्शन की वजह से वो तुरंत भ्रम में पहुंच जाती है। इस विजन में फादर नोआक उससे एक ऐसा सच बोलते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है कि जिस शैतान यानी कि एस्मोडियस ने लू के पिता को आत्महत्या करने पे मजबूर किया था, वो ढूंढते हुए उसे वापस आ गया है। उस वक्त वो एक बच्ची थी और अपने पिता को बचा नहीं पाई थी, और तब से लेकर आज तक उसके अलावा और कोई भी उसे दोषी नहीं मानता है। और अब वक्त आ गया है कि वो अपने आप पर काबू पाए और अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों का इस्तेमाल करके इन बेगुनाह यात्रियों की जान बचाए। जैसे ही फादर अपनी बात खत्म करते हैं, वहाँ एकदम से गैब्रियल आ जाता है जिसपे पूरी तरह एस्मोडियस ने कब्जा कर लिया था। फादर नोआक सिस्टर लू से कहते हैं कि ईश्वर का प्रकाश हमेशा उस पर बना रहेगा। इतना कहकर वो शैतान को भगाने के लिए अपना होली क्रॉस आगे करते हैं, लेकिन डीमन सीधे फादर नोआक को अपनी भयानक गिरफ्त में जकड़ लेता है। जैसे ही लू चीखती है वैसे ही उसका विजन टूट जाता है। होश में आने के बाद लू सीधे नोआक के पास भागती है, पर दोस्तों नोआक की मौत हो चुकी थी। वो अपनी सीट पे ही मरे हुए मिलते हैं। डीमन ने उन्हें विजन के थ्रू ही मार दिया था। तभी एक भारी शैतानी और गुर्राती हुई आवाज गूंजती है, तुम सभी की आत्माएं मेरी हैं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ठीक उसी समय शैतान के वश में आया ट्रेन ड्राइवर उनके ठीक सामने आता है। जैसे ही वो पलटवार करने वाला होता है, लुइस बिना देर किए उसे जमीन पे पटक देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे जोर से लात मारता है। पर दोस्तों, एस्मोडियस का बनाया हुआ वो कठपुतली शरीर अब इंसान नहीं रहा। वो सीधे टूटी हुई कठपुतली की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। विकी की मदद से सिस्टर लू वहाँ से बाल बाल बच निकलती है। ये खौफनाक नजारा देखकर सभी यात्री चुपचाप ट्रेन के पीछे के हिस्से में भागते हैं। एस्मोडियस डीमन को देख के लू को अपने पिता की याद आती है। उसका पिता एक इन्वेस्टिगेटर था जो वेटिकन के एक्सॉर्सिस्ट के साथ काम करता था। एक दिन एस्मोडियस ने उसके पिता के शरीर पे कब्जा कर लिया और वो अपने ही परिवार पे जुल्म करने लगे। चर्च ने फादर नोवाक को भेजा, पर एक्सॉर्सिज्म काम नहीं आया। अपनी आत्मा को इस शैतान की कठपुतली बनने से रोकने के लिए लू के पिता ने खुद को मार लिया। लू ने अपने ही पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लू सभी को बताती है कि ताकतवर शैतान एक साथ कईयों पे कब्जा कर सकता है, पर कमजोर आत्मा आसानी से शिकार बनती है। इसीलिए लू वहाँ रखी वाइन को ब्लेस करके सभी को पिला देती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। तभी सोफिया बताती है कि उसका पिता एक ट्रेन डिजाइनर है, इसीलिए उसे ट्रेन का सिस्टम पता है। लगभग 1 घंटे में ट्रेन एक खतरनाक मोड़ पे पहुंचेगी और जिस रफ्तार से वो भाग रही है उसका पटरी से उतर कर क्रैश करना तय है। सिस्टर लू सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि बचे हुए यात्रियों को पीछे के डिब्बे में ले जाया जाए और वो शैतान को आगे के डिब्बे में रोकेगी, और ट्रेन को रोकने के लिए इन्हें डिब्बों को अलग करना होगा। सोफिया समझाती है कि डिब्बों को अलग करने के लिए इंसान को लेवर खींचना होगा और दूसरे को एयर वेल्व बंद करना होगा। इस मुश्किल काम को करने के लिए विकी और डेविड तैयार थे। तभी लुइस पूछता है कि क्या शैतान को कमजोर करने का कोई और रास्ता है, और तब सिस्टर लू बताती है कि शैतान किसी चीज, मूर्ति या वस्तु के जरिए इंसान में आता है। ये सुनते ही सोफिया को गैब्रियल के लाए हुए उस स्टैचू की याद आती है जिसके बारे में वो लू को बताती है।
अब लू फादर नोआह की डायरी चेक करती है और इन्हें एस्मोडियस को वापस मूर्ति में बंद करने का रिचुअल मिल जाता है, पर शर्त ये थी कि वो स्टैचू उस डिमोनिक शरीर के पास होना चाहिए। अब उस स्टैचू को लाने के लिए वो लुइस को भेजती है, पर एडविन लू की बात नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ आदमी एक्सॉर्सिज्म कर सकते हैं, पर अगर उसे जान बचानी है तो इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एडविन एक खाली डब्बे में बैठ के अपनी डायरी में कुछ लिखता है, जिसके बाद वो शैतान का ध्यान भटकाने के लिए उसे गालियां देना शुरू करता है। तभी खिड़की पे सफेद बर्फ जम जाती है और उस पे लिखा था, तुम अकेले मरोगे। दूसरी तरफ लू भी डरी हुई थी क्योंकि उसने पहले कभी एक्सॉर्सिज्म नहीं किया था और उसकी आस्था पहले से ही हिली हुई थी। घबराहट में वो ड्रग्स लेने का सोचती है, पर आखिरी पल में वो खुद को रोक लेती है। तभी अचानक पूरे डिब्बे में अंधेरा छा जाता है। लू नोवाक की जलती हुई फ्लेयर जलाती है। सामने दरवाजे पे एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे रूप लेने लगी थी। वो डीमन था जो अभी भी गैब्रिएल के शरीर में था। लू क्रॉस पकड़ के उसे शरीर छोड़ने को कहती है, पर शैतान हंसता है और लू की टूटी हुई आस्था का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि जो इंसान भगवान में यकीन नहीं रखता वो बुरी आत्मा को भगाने की रस्म कैसे निभाएगा। साथ ही वो लू से कहता है कि वो हमेशा से उसकी थी और उसके साथ लू भी जानती है कि उसने क्या पाप किए हैं। लू किसी तरह अपने ऊपर काबू पाती है और डीमन को वो शरीर छोड़ने को कहती है। तभी गैब्रिएल की तड़पती हुई आवाज आती है जो काफी दर्द में था और लू से उसे बचाने की भीख मांग रहा था, पर वो शैतान अचानक ही गैब्रिएल की गर्दन बुरी तरह मोड़ता है और एक काले धुएं के बादल में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लुइस को बोगी में स्टैचू मिल जाता है जिसका एहसास डीमन एस्मोडियस को हो चुका था। लुइस स्टैचू को गौर से देख रहा था, पर तभी वो अपनी पलकें झपकाता है ताकि शैतान उस पे हावी ना हो। पर जैसे ही वो खड़ा होता है एक अदृश्य ताकत उसे हवा में उठाकर जमीन पे पटक देती है। वो तेजी से रेंग कर उठने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल उसे जमीन पे पटक दिया जाता है। वो शैतान सीधा लुइस की गर्दन पे जानलेवा वार करता है। उधर बोगी में हम देखते हैं कि खिड़की के सारे शीशे टूट जाते हैं। लुइस अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सारे शीशे के टुकड़े हवा में उड़ के सीधे उसकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ सोफिया और बाकी लोगों को अजीब मुसीबत घेरे हुई थी। अचानक कई सारे जुगनों का झुंड वहां आ गया था। डेविड तुरंत सोफिया को कवर कर लेता है और सारे जुगनू सोफिया की नैनी की तरफ उड़ने लगते हैं। नैनी बेजान और पोजेस्ड लगने लगी थी। वो अजीब आवाज में कहती है कि जापान की लोक कथाओं में जुगनू मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं। जैसे ही वो चुप होती है सारे जुगनू रुक जाते हैं। दोस्तों, एस्मोडियस इतना ताकतवर था कि वो एक ही समय पे कई लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अचानक ये लोग देखते हैं कि नैनी के मुंह से कई जुगनू बाहर आ रहे थे। वो तुरंत सोफिया को पकड़ती है और हवा में गायब हो जाती है, जिसके बाद डीमन सिस्टर लू को बताता है कि सोफिया उसके कब्जे में है। जाके देखने पे नैनी ने सोफिया को दबोच रखा था और वो कांच खा रही थी। लू तुरंत होली वाटर छिड़कती है और मौका देख के डेविड नैनी को पकड़ लेता है। सिस्टर क्रॉस आगे करती है और नैनी नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, नैनी पे वो डीमन इसीलिए हावी हो पाया क्योंकि नैनी ने ब्लेस्ड वाइन नहीं पी थी, क्योंकि वो शराब नहीं पीती थी। तब इन्हें याद आता है कि लुइस वापस नहीं आया। जब ये लोग जाके देखते हैं तो लुइस को वहाँ मरा पाते हैं और वो शैतानी स्टैचू वहाँ से गायब था। अब ट्रेन को मौत के खतरनाक मोड़ पे पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट थे। तभी वो शैतान स्पीकर के जरिए सिस्टर लू को ट्रेन के अगले हिस्से में अकेले आने को कहता है। एडविन लू के साथ चलने को कहता है, पर लू उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ट्रेन को रोकने के लिए विकी और डेविड को डिब्बे अलग करने थे। डेविड सीने के दर्द को बर्दाश्त करते हुए फर्श का ढक्कन खोलता है और सक्सेसफुली एयर वेल्व को बंद कर देता है। उधर सिस्टर लू पहुंचती है तो देखती है कि गैब्रिएल की हालत खराब हो गई थी। वो बेहद कमजोर लग रहा था। उसे उस पे दया आती है। वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये शैतान की एक चाल है। और जैसे ही शैतान देखता है कि लू उसके जाल में नहीं फंसी, वो असली रूप दिखा देता है। बिना वक्त गवाए सिस्टर लू प्रार्थना करने लगती है और अपनी आस्था की ताकत से उस डीमन को हवा में फ्रीज कर देती है। पर दोस्तों, तभी एडविन दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और सीधा गैब्रिएल की तरफ दौड़ पड़ता है, जिस वजह से शैतान गैब्रिएल को छोड़कर एडविन के शरीर में घुस जाता है। असल में गैब्रिएल का शरीर अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था और एस्मोडियस को वापस आने के लिए एक नया शरीर चाहिए था। और दोस्तों, मैं बता दूं कि एडविन ने अपनी पूरी जिंदगी एक सेल्फिश इंसान की तरह बिताई थी। उसकी पत्नी मर चुकी थी, दोस्त नहीं थे और उसका बेटा भी उसे नहीं मिलता था। एडविन यहाँ बताता है कि वो मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता है ताकि उसके पाप धुल जाएं। इसीलिए वो लू को अपना लिखा हुआ लेटर थमाता है, इस उम्मीद में कि लू उसे उसके बेटे तक पहुंचा देगी। इन लोगों ने ट्रेन के डिब्बे को अलग कर लिया था, जिससे सभी की जान बच गई। पर विकी इशारे में सोफिया को बताती है कि वो लू को नहीं बचा सकी।
उधर जब पजेस्ड एडविन सिस्टर लू का गला पकड़ता है तो लू एक विजन में चली जाती है, यानी इन बिटवीन की जगह, जहाँ उसका पिता उससे मिलता है और बताता है कि एस्मोडियस ने उसे खुद की जान लेने पे मजबूर किया। कई लोग उसकी मदद करने आए लेकिन उसने सभी को मार दिया। तब नोवाक उसके पास आए थे जिन्होंने उसे आजाद करवाने की कोशिश की। और दोस्तों, जिस दिन लू अपने पिता से मिलने गई थी, उसका पिता डीमन की पकड़ से छूट गया था। तब उसके पिता ने लू पे हाथ रखा था। ये वही वक्त था जब एस्मोडियस का एक हिस्सा लू के अंदर चला गया था। इसी वजह से लू के पास इन बिटवीन की प्लेसेस में जाने की पावर थी, पर उसका पिता ये नहीं जानता था कि इस वजह से उसकी बेटी करप्ट हो जाएगी। यहाँ लू का पिता उसे विश्वास दिलाता है कि भगवान उसके जरिए ही बोलता है और अब वक्त आ गया है कि लू को उस डीमन को हराना होगा। पर दोस्तों, असल दुनिया में एस्मोडियस लू से कहता है कि उसके पिता की स्पिरिट उसे बचा नहीं पाएगी। लू का फेथ वापस आ चुका था और इसका दिल का बोझ हट चुका था। वो अब समझ गई है कि उसका पिता हमेशा उसके साथ था। ये जानने के बाद इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। लू एडविन के पैर में कांच घुसा देती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी पे कई बार वार करती है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े स्टैचू पे गिरती है। जैसा कि हमें पता था कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान उस स्टैचू का वहाँ होना जरूरी था। अब लू उस कांच पे होली वाटर छिड़कती है और सीधे उस कांच से उस स्टैचू पे वार करती है, जिससे एस्मोडियस एडविन के शरीर को छोड़ देता है और एडविन का शरीर सूख के एकदम सफेद पड़ जाता है। पर दोस्तों, ट्रेन का वो डिब्बा अभी भी तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा था। पर जैसा कि लू के पिता ने उसे बताया था कि उसके अंदर के उस एस्मोडियस हिस्से की वजह से उसके पास भी उसके कुछ पावर्स हैं, इसीलिए अब लू उन पावर्स का यूज करके हवा में गायब हो जाती है और ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। एंड सीन में हम सभी को साथ देखते हैं जो एडविन के फ्यूनरल पे आए थे। गैब्रियल को छुटकारा मिल चुका था और लू ने अपनी जान बचा ली थी। वो सीधे एडविन के बेटे के पास जाकर एडविन का लिखा हुआ लास्ट लेटर उसे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लू को होली फादर ने बुलाया था, क्योंकि फादर नोवाक ने एक फाइल छोड़ी थी जो उनके मरने के बाद ही खोली जानी थी, जिसमें उन्होंने लू की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लिखी थी। और होली फादर को पता था कि लू के अंदर एस्मोडियस का एक हिस्सा है। उनका मानना है कि गॉड मिस्टीरियस तरीके से अपना काम करवाते हैं और उन्हें नहीं लगता कि लू की पावर एक डीमन कर्स है, क्योंकि एस्मोडियस कभी एंजल हुआ करता था और अब गॉड के पास एक न्यू प्लान है कि लू अब एग्जॉर्सिस्ट बने। तभी लू के पास सिक्योरिटी की हाई लीडर आती है और बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया है और वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितना दूर जाना चाहे जा सकती है। उसे बस लोगों को बचाना है। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मूवी स्पीड डीमन की। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।